1971 में पाकिस्तान को हरा के बांग्लादेश को आज़ाद कराने के बाद इंदिरा गांधी एक अलग लेवल पे पहुंच चुकी थी। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में इंदिरा गांधी को दुर्गा कहते हुए उनकी तारीफ की। ऐसे में इसके बाद काफ़ी समय तक किसी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। देश की राजनीति इतने छोटे लेवल पे पहुंच चुकी थी कि सांसद पीलू मोदी लोगों का ध्यान खींचने के लिए आई एम अ CIA एजेंट का बैज लगाए घूमते थे। तो इस वीडियो में हम इमरजेंसी के बारे में जानेंगे कि इमरजेंसी क्यों लगी, फिर इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ, फिर इमरजेंसी के बाद क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। जब किसी देश का प्रधानमंत्री अपने आप को देश का मालिक समझने लगे और अपने हिसाब से देश चलाने लगे तो ऐसी सिचुएशन आनी तय है। फिर इंडिया में भी यही हाल था और नारे चलते थे, इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा। तो इमरजेंसी के 3 बड़े कारण थे जिनकी वजह से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। तो ये मेन पॉइंट पे आने से पहले ये जान लेते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी को लेके क्या कहता है। तो भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वो 3 तरह की नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी के बारे में आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी के बारे में आर्टिकल 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में आर्टिकल 360 में दिया गया है। आर्टिकल 352 के तहत अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि देश की सिक्योरिटी खतरे में हो या कोई वॉर की सिचुएशन हो या इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। और अभी तक इंडिया में 3 बार इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। पहली बार 1962 के इंडो चाइना वॉर के समय, फिर दूसरी बार 1971 में इंडो पाक वॉर के समय और तीसरी बार 1975 में। दूसरी टाइप की इमरजेंसी है स्टेट इमरजेंसी, जिसे प्रेसिडेंट्स रूल भी कहा जाता है। फिर तीसरी टाइप की इमरजेंसी है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो मेन पॉइंट पे आते हैं कि क्या 3 कारण थे जिनकी वजह से इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाने पर मजबूर होना पड़ा। तो पहला कारण है गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन। तो हुआ ये था कि 1972 में गुजरात में सूखा पड़ गया था, जिसे हम इंग्लिश में ड्रॉट कहते हैं। अब इससे गुजरात में महंगाई बहुत बढ़ गई थी, स्कूल कॉलेजेस की फ़ीस बढ़ा दी गई थी और करप्शन अपने चरम पर था। इन सब को देखते हुए सबसे पहले अहमदाबाद के LD इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे सड़क पर उतर आए और इनका साथ जनसंघ ने भी दिया और धीरे धीरे ये शांत प्रोटेस्ट हिंसक हो गया। इससे पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और इसमें 85 लोग मारे भी गए। अब गुजरात में जो कांग्रेस की सरकार थी उसके खिलाफ सभी पार्टीज आ गई, जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट, समाजवादी पार्टी। ये सब अब ये मांग करने लगी कि चिमन भाई पटेल जो गुजरात के CM थे वो इस्तीफ़ा दे दें और धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट पूरे गुजरात में फैल गया और फाइनली 9 फरवरी 1974 को चिमन भाई पटेल ने इस्तीफ़ा दे दिया और गुजरात में प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया गया। तो अब दूसरा बड़ा रीज़न था JP मूवमेंट। तो हुआ ये कि बिहार में भी गुजरात के स्टूडेंट सड़क पर उतर आए। इसके बाद इन स्टूडेंट्स के खिलाफ एक्शन लिया गया, इन पर गोलियां चलाई गई, कई मारे भी गए। अब इन स्टूडेंट्स ने जयप्रकाश नारायण से मांग करी कि वो इस आंदोलन की कमान संभालें। जयप्रकाश नारायण एक सोशल वर्कर थे और भारत के फ्रीडम मूवमेंट में भी उनका बड़ा रोल था और 1999 में उनको भारत रत्न भी दिया गया था। उन्हें लोग JP भी बुलाते थे। ये JP आंदोलन एक नाम से जाने वाली ये लहर सरकारी अधिकारी और मंत्रियों के करप्शन को लेके थी और धीरे धीरे इस आंदोलन ने बड़े तूफान का रूप ले लिया था और इंदिरा गांधी अब धीरे धीरे करप्शन का सिंबल बनती जा रही थी और ना सिर्फ पैसों के मामले में बल्कि अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करने के लिए भी। अब JP और इंदिरा की लड़ाई खुलकर सामने आ रही थी। JP की परिवर्तन की मांग और संपूर्ण क्रांति का नारा दिनों दिन जोर पकड़ता जा रहा था। इससे इंदिरा गांधी और घबराती जा रही थी। अब बची कुची कसर पूरी कर दी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने 12 जून 1975 को एक फैसला सुनाते हुए इंदिरा गांधी का लोकसभा चुनाव रद्द कर दिया और उन्हें 6 साल के लिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर खड़े होने से मना कर दिया।
यानी वो 6 सालों तक किसी भी संवैधानिक पोस्ट पर खड़ी नहीं हो सकती थी। जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने 1971 के लोकसभा चुनावों में हारे हुए उम्मीदवार और सोशलिस्ट नेता राजनारायण की फाइल की गई पिटीशन पर अपना फैसला सुनाया था। राजनारायण का कहना था कि इंदिरा गांधी ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जुड़े एक ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यशपाल कपूर को उन्होंने चुनाव में यूज़ किया। जस्टिस सिन्हा ने कहा कि यशपाल कपूर ने 7 जनवरी 1971 को ही इंदिरा गांधी के लिए चुनाव प्रचार शुरू कर दिया, जबकि इंदिरा गांधी ने रिज़ाइन 13 जनवरी 1971 को किया। दूसरी गलती इंदिरा गांधी से ये हुई कि इंदिरा गांधी ने अपने चुनावी रैलियों में स्टेज वगैरह बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के सरकारी अधिकारियों की मदद ली। जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए 15 दिन का समय दिया। इंदिरा गांधी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उनका ये केस जस्टिस कृष्णा अय्यर के पास पहुंचा, क्योंकि उस समय चीफ जस्टिस छुट्टी पर थे और जस्टिस कृष्णा अय्यर ने इस केस पर स्टे लगा दिया और कहा कि इंदिरा गांधी फैसला आने तक पीएम बनी रह सकती हैं, लेकिन लोकसभा में वोट नहीं कर सकती हैं। इंदिरा गांधी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद इस्तीफा देने की सोच रही थी, लेकिन उन्हें 2 लोगों ने रोका। पहले थे संजय गांधी और दूसरे थे तब के वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर रे। फिर जस्टिस कृष्णा अय्यर के स्टे ऑर्डर के 24 घंटे बाद ही 25 जून 1975 की रात को इमरजेंसी लगा दी गई और इंदिरा गांधी ने इसके बारे में कैबिनेट से भी बात नहीं करी। इंदिरा गांधी ने फ़खरुद्दीन अली अहमद, जो तब के प्रेसिडेंट थे, उनके नाम लिखे एक लेटर में इमरजेंसी लगाने की वजह इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी आंतरिक अशांति बताई। लोगों को ये तक नहीं पता था कि इमरजेंसी का मतलब क्या है। उनको धीरे धीरे पता चला कि जिस डेमोक्रेटिक सिस्टम की उन्होंने 25 साल से रक्षा करी है, उसे अचानक पटरी से उतार दिया गया है। लगभग 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नेताओं को भी नहीं छोड़ा गया। इंदिरा गांधी ने बिना कोई सफाई दिए अपने आप को सिर्फ एक कोर्ट के फैसले से बचाने के लिए एक बहुत खतरनाक कदम उठा लिया था। प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई थी, यानी किसी भी न्यूज़पेपर या मैगजीन को कुछ भी छापने से पहले उसे पहले सरकार चेक करती थी। मतलब सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते थे। इमरजेंसी से सभी लोग नाखुश थे, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी के घर में ही संजय गांधी के अलावा कोई पसंद नहीं कर रहा था इसे। राजीव गांधी और सोनिया गांधी दोनों ही इससे नाखुश थी। देश में लोगों को मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट और DIR यानी डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत लोगों को अरेस्ट करने का चलन सा शुरू हो गया था। इन कानूनों के तहत किसी को भी बिना किसी सुनवाई यानी ट्रायल के कस्टडी में लिया जा सकता था। मीसा के तहत पूरे देश भर में 36,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया था। अब जब जो बड़े नेता थे जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, ये सब जेल में थे, तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट यानी संशोधन किए गए। 22 जुलाई 1975 को भारत के संविधान में 38वां संशोधन किया गया। इस अमेंडमेंट के तहत इमरजेंसी का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। फिर इसी के 2 हफ्ते बाद 39वां संशोधन भी किया गया। इसके तहत प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता, लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो एक कमेटी बनाई जाएगी पार्लियामेंट में, वो इस पर बात करेगी। फिर जैसे जैसे इमरजेंसी आगे बढ़ती गई, सरकार प्रेस को लेके और टाइट होती गई। इंडिया की 2 इंडिपेंडेंट न्यूज़ एजेंसी यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को मिला के एक कर दिया गया, जिसका नाम समाचार रखा गया। और तभी कई पत्रकारों को अरेस्ट किया गया जो इमरजेंसी का विरोध कर रहे थे, जिसमें कुलदीप नैयर जैसे बड़े पत्रकार शामिल थे। फिर 14 नवंबर 1975 को यानी जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे पर लोक संघर्ष समिति ने बॉम्बे में सत्याग्रह शुरू कर दिया और इस सत्याग्रह के शुरू होने के 1 महीने के अंदर 1356 लोगों को जेल में डाल दिया गया। फिर 1976 में 15 अगस्त को अहमदाबाद में एक और सत्याग्रह शुरू हुआ। इसको लीड कर रही थी मनीबेन पटेल, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी थी। अब दुनिया इंदिरा गांधी को एक डिक्टेटर
की तरह देख रही थी। जैसी आज किम जोंग उन की इमेज है दुनिया में, वैसे इंदिरा गांधी की भी बनती जा रही थी। और इंदिरा गांधी ये प्रूव करना चाहती थी कि वो एक डिक्टेटर नहीं है, और इसलिए वो नए इलेक्शंस करवाने की सोच रही थी। फिर वहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक सर्वे के मुताबिक अगर नए इलेक्शंस करवाए जाते हैं तो उन कांग्रेस के 545 में से 340 सीट्स आनी तय हैं। इसलिए इंदिरा गांधी ने 18 जनवरी 1977 को अनाउंस कर दिया कि नए इलेक्शंस होंगे। अगले ही दिन 19 जनवरी को 4 पार्टियां मोरारजी देसाई के घर पे मिली। ये 4 पार्टियां थीं भारतीय लोक दल, जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी और खुद मोरारजी देसाई की कांग्रेस ओ। पहले कांग्रेस ओ क्या है ये समझिए। तो 1969 में कांग्रेस 2 पार्ट में बढ़ गई थी। एक पार्टी बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कांग्रेस ओ, जिसे लीड कर रहे थे मोरारजी देसाई, और दूसरी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस रिक्विजिशन यानी कांग्रेस आर। तो उसी दिन 4 पार्टियों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो एक सिंबल और एक नाम के साथ चुनाव लड़ेंगे, और 23 जनवरी को ऑफिशियली जनता पार्टी को लॉन्च किया गया। फिर सभी पार्टियां अपने चुनाव प्रचार प्रसार में लग गई। मार्च के तीसरे हफ्ते में चुनाव शुरू हुए और जल्दी ही 20 मार्च 1977 को चुनाव के रिजल्ट आ गए। और हुआ ये कि इंदिरा गांधी खुद रायबरेली से हार गई और संजय गांधी अमेठी से हार गए। ओवरऑल बात करें तो यूपी में कांग्रेस को 85 सीट में से एक भी नहीं मिली। बिहार में भी 54 में से कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। राजस्थान में कांग्रेस को 25 में से एक, और मध्य प्रदेश में 40 में से एक सीट मिली। लेकिन वहीं साउथ में बात करें तो आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को 42 में से 41, कर्नाटका में 28 में से 26, केरला में 20 में से 11, तमिलनाडु में 39 में से 14। ओवरऑल कांग्रेस को 540 में से 153 सीट मिली। वहीं जनता पार्टी को 298। जनता पार्टी की जीत हुई और मोरारजी देसाई देश के पीएम बने, और चरण सिंह और जगजीवन राम दोनों को ही डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। और अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, प्रकाश सिंह बादल को भी मंत्री बनाया गया। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।